बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपने कभी पहाड़ों में आवाज देकर कभी वापस आती अनुगूंज सुनी है? नहीं तो अब की बार कहीं ऐसी जगह जाएं तो कोशिश कीजिएगा, आजमाइएगा नहीं। कहते हैं आजमाइश से रिश्तों का रस जाता रहता है। आपसे कहना बस हम ये चाहते हैं कि अगर शिद्दत हो, गहराई हो, भरोसा हो तो सच्ची भावना का जवाब तटस्थ पहाड़ों से भी लौटकर मिलता है। यही बात पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के विषय में और विश्वास की पराकाष्ठा देखनी हो तो ईश्वर के विषय में भी अपने अनुभव से लोग यूं व्यक्त करते हैं कि हाँ, प्रत्युत्तर मिलता है। ऐसे में इंसानी रिश्तों के बारे में क्या कहा जाए? कोई परिभाषा, परिधि, अपेक्षा, परिणाम क्या किसी रिश्ते के महत्व को अभिव्यक्त कर पाएगा? कुछ रिश्ते, कुछ नाते हमारी जिंदगी में ऐसे रच बस जाते हैं कि यदि उनको अलग करने की कोशिश की जाए तो लगता है कि हमारा अस्तित्व ही डगमगा जाएगा। हमारी नींव को सींचने में, हमें संवारने निखारने में कुछ संबंधों की ऐसी भूमिका रहती है कि उनके स्नेह का ऋण आप कभी नहीं चुका सकते। आइए सुनते हैं कहानी स्नेह का। छुट्टियों में घर गया था खुशी से छुट्टियां काटने, पर मैं लुट कर लौटा हूं। देखिए ना, मेरी हथेलियों में मेरी मौसी की चिता की राख लगी है। मेरी मां मरते समय मुझे इसी मौसी के हाथ सौंप गई थी और तब से मौसी मुझे मां से अधिक स्नेह व प्यार देती आई हैं। इस बार की बात सुनाऊं? छुट्टियों में घर गया। मौसी तो आदत के अनुसार ही बोली, तू कितना दुबला हो गया है, क्या शहर के कॉलेज में तुझे खाना नहीं मिलता? देखना, तू तो पहले से भी आधा रह गया है। अरे तुझे क्या होता जा रहा है बेटे? देखो ना, आंखें कैसी धस गई हैं, चेहरा भी कितना पीला हो गया है। और ऐसे ही शब्दों से मेरा गांव पहुंचने पर स्वागत होता। मौसी की सदा ही यही फिक्र रहती कि कहीं मेरा स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। पर मैं उसे कैसे बताता कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि अपनी खुद चिंता करता रहता हूं। इस बार मौसी ने कहा, आग लगे तेरी ऐसी पढ़ाई में, देखना तेरी क्या दशा हो गई है। अरे जैसे बरसों से तुझे घी या मक्खन खाने को मिला ही नहीं। अरे वहां क्या सिर्फ सूखी रोटी और पानी की दाल ही मिलती है? पिछली बार सिर्फ 5 सेर घी लेकर गया था, सो तो 1 महीने में ही नहीं चला होगा। और ये शहर के नौकर चोर होते हैं, सब चुरा लिया होगा। और मेरी चिंता में मौसी अपने बेटे की कितनी अवहेलना, कितनी उपेक्षा करती हैं, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। पर मैं कभी भी मुंह नहीं खोल सकता। मौसी फौरन रोने लग जाती। मैं तो कॉलेज में पढ़ूं और मौसी का बेटा मैट्रिक तक पढ़कर अब गांव के डाकखाने में चिट्ठी लिख और पढ़कर दिन काट रहा है। मौसी के बेटे की दशा देखकर मुझे अपने पर क्रोध आता, पर मैं कर भी क्या सकता था। जब भी ऐसी बातें चलाता, मौसी फौरन ही मेरी स्वर्गीय मां की याद में आंसू बहाने लगती। मौसी को मैं जितना दुबला लगता था उतना ही वो मेरी तंदुरुस्ती बनाने के लिए प्रयत्नशील भी उठती। मैं जल्दी से तंदुरुस्त हो जाऊं, इसके लिए वो खूब घी दूध की चीजें बना बना कर हर समय मुझे खिलाते रहने का ही प्रयत्न करती। कोई अंदाज ही नहीं कि वो सब खाने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता। और मैं जितना ही खाता, मौसी उतना ही कहती, अरे तू तो कुछ खाता ही नहीं, देख ना सब छोड़ देता है। अरे तेरी खुराक कहां सूख गई? अरे तेरी उम्र के दूसरे लड़के 4-4, 5-5 सेर दूध एक सांस में पी जाते हैं। डर के मारे जो ना खाया जाता वो मैं गांव के अन्य बच्चों को दे देता। इससे मौसी और नाराज होती और अब तो वो मुझे खाना देने के पूर्व सतर्कता पूर्वक सभी बच्चों को घर से भगा देती बाहर और बड़बड़ाती, ये लड़के तो आफत हो गए। अरे इसे तो कुछ खाने ही नहीं देते,
2 महीने को तो बच्चा आया है मेरे पास और सभी दिन रात इसी के पीछे लगे रहते हैं। अरे 2 महीने बच्चा खा पी लेगा, वही शरीर में लगेगा, फिर तो बेचारे को शहर में आधे पेट ही रहना पड़ता है। मुझे डांट भी पड़ती कि मैं अपनी थाली से कुछ भी बच्चों को ना दूं। मौसी मुझे डांटती, और तेरी थाली में इतना ज्यादा है क्या जो बांटता रहता है? अरे अच्छी तरह खाएगा नहीं तो भला दिमाग का काम कैसे करेगा? अरे मैं सब जानती हूं कि आजकल की पढ़ाई में दिमाग पर कितना जोर पड़ता है। मैं अपनी ओर से समझाने का पूरा प्रयत्न करता कि शहर में सब कुछ मिलता है, घी, दूध, दही, मक्खन, सभी कुछ। तब मौसी और बिगड़ पड़ती। तो फिर तू इतना दुबला क्यों हो रहा है रे? कभी शीशे में अपना चेहरा तो देख, लगता है जैसे महीना मिला ही नहीं। अरे गांव के और लड़कों को देखना, वो कैसे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हैं, डट कर खाते हैं, तेरी तरह खाने से जी नहीं चुराते। मैं हार मानकर चुप हो जाता। इस मामले में मौसी को समझाया भी नहीं जा सकता था। आम के दिन थे। मौसी ने एक पूरी बाल्टी में आम भरकर मुझे खाने को दिए, और जब मैं पूरी बाल्टी समाप्त ना कर सका तो मौसी कोसने लगी। देखना, दूसरे लड़के 20-20 सेर आम खा जाते हैं और तू 2 भी नहीं खा पाता। हे भगवान, जाने क्या हो गया है इसे। कभी अगर मैं खाने बैठा होता और गांव का कोई साथी आकर मुझे पुकारता तो मौसी तत्काल बाहर जाकर उसे डांट बताती, अभी वो सो रहा है, और लौटकर बड़बड़ाती, ये आवारा खाने भी नहीं देते मेरे बच्चे को, जब देखो बस आकर पुकारने लगते हैं। आप तो मुंह भर पेट खाकर आते हैं और मेरे बच्चे को खाने ही नहीं देते। उस दिन के खाने के बाद भी रात को सोते समय बड़ा गिलास भर दूध पीना भी एक अति आवश्यक कार्य था। दिन भर दूध का भरा गिलास लेकर वो कहती, अरे लाला, दिन भर तो तूने कुछ खाया ही नहीं, क्या 2 बूंद दूध भी नहीं पिएगा? और अगर मैं इंकार कर देता कि दूध के लिए पेट में जगह नहीं तो आफत मच जाती। फिर हार कर मुझे भर गिलास दूध और उस पर पड़ी मोटी मोटी मलाई खानी ही पड़ती। और जिस दिन मुझे आना था उस दिन तो बड़ी ही आफत हुई। उस दिन रोज से भी दुगना खाना मौसी ने बनाया और बोली, बेटा खाएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? अरे थोड़ा ही तो है, खा लेना, आज आखिरी बार तो मेरे हाथ का खाए जा। कल तो इस समय तू रेलगाड़ी में होगा और परसों जब शहर में होगा तब मैं क्या देखने आऊंगी कि तू कितना खाता है या कितना भूखा रहता है। ये कहते समय उनकी आंखें भीगी होती। उस दिन दिन भर खाने के बाद जब रात को सोने से पहले वो दूध का गिलास लेकर आई और बोली, आज मैं आखिरी बार अपने हाथ से तुझे दूध दे रही हूं लाला, पी ले, कोई नुकसान नहीं होगा। दिन में जो खाया है सब पच जाएगा। और फिर तूने दिन में खाया ही क्या है? चावल छोड़ दिए थे, गाय को देने पड़े, खीर भी नहीं खाई तूने। तो मेरा पेट बहुत भरा था, मुझे बुरी तरह बेचैनी हो रही थी और मौसी बार बार थोड़ा ही दूध पीने का आग्रह कर रही थी। दिन भर का खाना पेट में ज्यों का त्यों धरा था। जब मौसी ने बहुत आग्रह किया तो मैंने कहा, मौसी वो मेरे पेट में दर्द है, मैं थोड़ा भी नहीं पी सकता। और इतना कहना था कि वो चीख पड़ी, आज दोपहर को तेरे खाने में जरूर किसी ने नजर लगाई है। हे भगवान, जिसने भी मेरे बेटे को नजर लगाई है ईश्वर उसे सजा दे। वो सब तो दिन में बार बार खाते हैं और मेरे बच्चे का खाना देख भी नहीं सकते। अरे उनकी नजर से तो दानव का खाना भी ना पचे। हाय, तू तो अभी बच्चा ही है, इसलिए तेरे पेट में दर्द है। मौसी बड़बड़ाती ही रही और मुझे नींद आ गई। जब नींद खुली तो देखा कि मौसी एक गर्म ईंट को कपड़े में लपेटकर मेरा पेट सेक रही है। घर का सन्नाटा देखकर मुझे अंदाजा लगा कि अवश्य ही आधी रात होगी, लेकिन मौसी अभी भी जागी थी। मेरी आंख खुलते ही वो उठकर गईं और फिर दूध का गिलास ले आई और बोली, अब तो दर्द कम है ना, ले दूध पी ले, इससे तेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं मौसी की जिद को जानता था। घबराकर मैंने दूध का गिलास ले लिया और किसी तरह पूरा दूध पी गया और जान बची समझकर सो गया। जब फिर अचानक नींद खुली तो मुझे अजीब सा लगा।
जैसे किसी भारी वजन से मैं दबा जा रहा हूं। कुछ समझ ना पाया। चारों ओर अंधेरा था। दबाव के कारण सांस लेने में भी कष्ट हो रहा था। अंधेरे में कुछ अजीब तरह की चीख व चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती थी। कोई जोर जोर से मेरा नाम ले लेकर पुकार रहा था, लेकिन मुझे कुछ ना दिखता था। तभी फिर किसी ने जोरों से पुकारा और मैं चाहकर भी हिल ना सका। रात को जब मैं गहरी नींद में सोया था, तभी अचानक तूफान आया था। गांव के कई कच्चे मकान गिर गए थे। मेरे घर का छप्पर भी गिर पड़ा था। एक दीवार भी गिरी और शायद मैं बुरी तरह घायल हो जाता कि मेरे पेट को सेंकती बैठी मौसी ने जब तूफान की आवाज सुनी और दीवार को गिरते देखा तो मुझे बचाने को वो मुझ पर यूं फैल गई कि अपने शरीर से मुझे चारों ओर से ढांक लिया और दीवार का सारा मलबा उन पर गिर पड़ा। जब पड़ोसियों ने ईंटें हटाकर हमें उठाया तो मुझ पर मौसी का निर्जीव शरीर पड़ा था। अब आप ही बताइए, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मुझे बचाने में मौसी ने जान दे दी। अब मैं भी उसके बेटे को योग्य बनाकर ही चैन लूंगा। फिर भी क्या मैं उस महाऋण से कभी मुक्ति पा सकता हूं? अभी आपने सुनी कहानी स्नेह का ऋण। लेखक थे ओंकार शरद, वाचन स्वर राजीव शर्मा का, कंपेयर तपस्या, कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय व परामर्श हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in। संग्रहालय के गलियारों से। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम श्रृंखला की ये अंतिम कड़ी है। इसके साथ ही हमारी ये कार्यक्रम श्रृंखला संपन्न होती है। नमस्कार।